अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो आप जो है ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं और मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे। इंशाअल्लाह ये चैप्टर जो है वो मैं आज ही कंप्लीट करा दूंगा। आज ही कंप्लीट कराने से मुराद ये नहीं है कि इस वीडियो में नहीं, बल्कि टॉपिक वाइज कराऊंगा। सबसे पहले टॉपिक 12.1, फिर 12.2, फिर 12.3, ये तीनों टॉपिक्स जो है मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा। तो टॉपिक वाइज आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो 12.2 और उसके बाद 12.3 आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेव है आज के मॉडर्न दौर में, और इसकी स्टडी जो है थोड़ी सी मुश्किल भी होती है क्योंकि ये एक मॉडर्न चीज़ है और आपको पता है कि मॉडर्न चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं नोकिया का 3310 दे दूं या नोकिया का जो पुराना मोबाइल है वो दे दूं तो आप उसको ईज़िली समझ जाते हैं, ईज़िली सीख जाते हैं, है ना। उसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, पुराना मोबाइल है। लेकिन अगर मैं आपको जो है वो सैमसंग या आईफोन का जो ब्रांड न्यू मोबाइल है, जो भी इस वक्त मॉडल चल रहा है, वो दे दूं तो आपको उसे समझने में, सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके फीचर्स देखने में, उसके ऑप्शंस देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या स्पेक्ट्रम जो है, ये काफ़ी जो है वो मॉडर्न टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, कॉल्स करता है, व्हाट्सएप करता है। तो कैसे होता है, बगैर तार के आपके मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो उसी को इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट को देख लो। देखो भाई, अगर कोई भी पूछे ना आपसे, तो आपसे अगर कोई भी ये पूछ ले कि लाइट वेव है या जो है वो एक पार्टिकल नेचर रखने वाली चीज़ है, यानी लाइट जो है वो कोई वेव है या पार्टिकल नेचर रखती है, तो आपने क्या कहना है, लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो पार्टिकल नेचर को जो है वो प्रूव करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इस तरह के और भी इफेक्ट हैं। और बहुत सारे इफेक्ट हैं जो इसके वेव नेचर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, इसकी डायफ्रैक्शन, पॉलीमराइजेशन, ये जो है इसकी वेव नेचर। तो लाइट जो है वो डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और एक वेव भी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो, लाइट जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कलर से मिलके बनती है। आपके पास वाइट लाइट है, मैं कहूँ वाइट लाइट, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट में कितने कलर होंगे, तो आप बोलेंगे सर वाइट लाइट में है जो है सिर्फ एक ही कलर होगा क्योंकि वाइट कलर है, ठीक है। यहाँ कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि वाइट लाइट में कोई कलर नहीं है, नो कलर या एक कलर। लेकिन वाइट लाइट जो है वो एक कलर से मिलकर नहीं बनती, वाइट लाइट जो है वो मुख्तलिफ कलरों से मिलकर बनती है, हमेशा याद रखिएगा। अब ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हमें प्रिज्म के ज़रिए से पता चली, तो जिसको हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे कि प्रिज्म हमारे पास कैसे होता है और प्रिज्म से हमें कैसे पता चलता है कि वाइट लाइट मुख्तलिफ कलर से मिलके बनती है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। हैव यू एवर सीन द रेनबो, व्हाट द फिजिक्स बिहाइंड दिस फिनोमिना। तो आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो क्या, जब बारिश हो जाती है या बारिश हो रही हो हल्की फुल्की, तो उस वक्त आपको 7 कलर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, इस तरह के कलर होते हैं। तो वो क्या होता है, आपके पास एक रेनबो होता है। हर बच्चे ने इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। अब वो रेनबो पैदा कैसे होता है, ये शायद आपने आज तक कभी ना पढ़ा हो। आपको ये तो पता है मोबाइल क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि मोबाइल बनता कैसे है, ठीक है, बनाया कैसे जाता है, बैटरी कैसे बनाई जाती है, स्क्रीन कैसे बनाई जाती है और इसकी मुख्तलिफ चीज़ें। तो इसी तरह से आपको ये तो पता है रेनबो क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि रेनबो बनता किस तरह से है। पहले एक बहुत मशहूर कार्टून भी था रेनबो मंकी नाम का, तो वो भी शायद किसी ने देखा हो। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसके बाद रेनबो का क्या, इसमें वो रेनबो कहाँ से आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, वो देख लेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग वाइट लाइट विथ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। एक प्रिज्म, अगर एक प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारा जाए और वो अपने मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाए, इसको कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर आसान लफ्ज़ों में कहो तो ये है कि लाइट का उसके कलर्स में टूट जाना, वाइट लाइट का उसके मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाना, ये होता है प्रिज्म, ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
कि वाइट लाइट बहुत सारे कलरों से मिलके बनती है, 7 कलर से मिलके बनती है। तो जब आप इस वाइट लाइट को, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है और सामने मेरे वाइट लाइट लगी हुई है, अगर आप इन लाइट्स को प्रिज्म से गुजारोगे तो ये मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाएंगी ये लाइट। तो इन्हीं को कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है प्रिज्म। हर गिलास से ये इफेक्ट नहीं आएगा। अब प्रिज्म, अगर मैं प्रिज्म को मैं 2D बनाऊं तो वो एक ट्रायंगल की तरह बनता है, जो कि आपको आगे इसके ऊपर हम स्टडी डिटेल में भी करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में इस पर डिटेल स्टडी है हमारे पास। तो यहाँ बस इसे हमने समझना है, इसके ऊपर डिटेल स्टडी चैप्टर नंबर 13 में है। चाहे तो बच्चे चैप्टर नंबर 13 में रिफ्लेक्शन जो है वो देख सकते हैं, उसमें टॉपिक में ये शामिल है। अगर ये 2D है, 2D यानी 2 डायमेंशन है, 2D बनाओगे तो प्रिज्म इस तरह से बना हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 3D बनाओगे, 3D ड्राइंग ड्रॉ करोगे तो प्रिज्म कुछ इस तरह से बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, प्रिज्म इस तरह से बना हुआ नजर आएगा कि यहाँ से एक लाइन निकल ली होगी। ठीक है, यहाँ से एक लाइन आपके पास निकल ली होगी, यहाँ से एक लाइन निकल रही होगी, और यहाँ से एक लाइन निकल रही होगी, यहाँ से एक लाइन, और ये आपस में इधर कनेक्ट हो रहा होगा, ये आपस में इधर कनेक्ट हो रहा होगा, और ये आपस में इधर, और ये आपस में इधर। अगर 3D बनाओगे तो प्रिज्म ऐसा नज़र आएगा आपको बना हुआ। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। एक अच्छा सा प्रिज्म बनाने की कोशिश की है। अगर इसकी एक और डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अगर आपको बनाना हो ना तो इस तरह से बनेगा 3D कि पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, फिर ट्राइंगल से ऊपर एक लाइन को आगे आप खींचते हुए ले गए। ठीक है, उसके बाद एक नीचे से लाइन ड्रॉ करी जिसे आपने ज़्यादा नहीं खींचा, थोड़ा कम खींचा। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये एक प्रिज्म शेप बन गई। ठीक है, ये एक प्रिज्म शेप बन गई। ये जो है वो 2D है, ये 3D प्रिज्म है। ये क्या है, 3D डायग्राम बनाइए। अब देखो प्रिज्म की खसूसियत को समझ लो कि प्रिज्म में ना आपके पास 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 जो है आपके पास रेक्टेंगल होते हैं। एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा, और एक रेक्टेंगल जो आप सामने से देख रहे होगे वो होगा। ठीक है, 3 रेक्टेंगल होंगे, 2 ट्रायंगल होंगे प्रिज्म में। अगर 3D देखो, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल सामने बन रहा होगा, सामने वाली साइड पर होगा एक रेक्टेंगल, एक जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल इसके इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, क्या होगा, ये हमारे पास इसका प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म में जब भी आपसे कोई पूछे तो आपने बताना है उसमें जो है वो 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं। अब ये काम किस तरह से करता है इसको समझो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती कैसे है। क्योंकि आपको रेक्टेंगल तो समझ में आ गया कि रेक्टेंगल होता क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये असल चीज़ है आपके पास समझने की। ठीक है, तो अब आप रेक्टेंगल को देखते हैं कि रेक्टेंगल हमारे पास होता कैसे है। अच्छा, रेक्टेंगल तो तमाम बच्चों को पता ही होगा, हम पढ़ चुके हैं 9 में कि जिसकी 2 पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं और 90 के एंगल बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी रेक्टेंगल को यहाँ पर ऐसे बना दूँ तो ये ऐसी डायग्राम आ रही होगी रेक्टेंगल की हमारे पास। ठीक है, ऐसी डायग्राम आ रही होगी, और एंगल जो है वो चारों तरफ 90 के बन रहे होंगे। हम इसके थ्योरम्स भी पढ़ चुके हैं, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली पैरेलल साइड इसके बराबर होगी। तो इस तरह के 3 रेक्टेंगल बन रहे होंगे, इस तरह के 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे प्रिज्म के अंदर। ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, जिसे रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल कहते हैं हम। अब देखो प्रिज्म काम कैसे करता है, 2D से समझो होता क्या है, असल में काम होता क्या है आपके पास। अच्छा, डायग्राम भी देख लो, वो आप लोगों के पास होगी। डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी 11.1, वो डायग्राम आप देख लो। 11.1 जो है इसकी हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, तो अब आ जाओ इसको देख लेते हैं। ये इस तरह से काम करता है आपके पास कि जब लाइट यूं आती है ना, लाइट इससे आती है, लाइट यहाँ पर आके लगती है, तो वो क्या करती है, वो इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। पहले यूं आती है लाइट, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है प्रिज्म में घुसने के बाद। उसके बाद दोबारा बेस की तरफ आ जाती है। बेस क्या है, ये हिस्सा बेस होता है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस तरह से जो है प्रिज्म में काम होता है। अब जब ये यहाँ से यूं निकलती है ना लाइट, यहाँ से जब ये आई थी अंदर, जब ये इसके ट्रायंगल के अंदर या इस प्रिज्म के अंदर जब घुसी थी ना, तो ये वाइट थी। जब ये बाहर निकली ना तो फिर मुख्तलिफ लाइट्स मिली हमको, जिसमें आपके पास जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो इस तरह की होगी। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, TRUM, स्पेक्ट्रम, इस चीज़ को बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
अगर आप डायग्राम देखो तो ये एक बैंड बना रहे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम का एक्रोनियम क्या है? स्पेक्ट्रम का एक्रोनियम है VIB GYOR। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VIB, ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह याद रखना, GYOR, ठीक है। ये इसका क्या है? एक्रोनियम। अब एक्रोनियम क्या होता है आपको पता है कि किसी चीज़ को छोटा करके लिख देना, जैसे PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये PIA क्या हुआ? एक्रोनियम हुआ पूरा के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। यानी पाकिस्तान से P उठा लिया, इंटरनेशनल से I उठा लिया, एयरलाइन से A उठा लिया और उसको पढ़ा PIA, या पिया पढ़ लो, ठीक है। अगर PIA नहीं पढ़ रहे, वैसे पिया तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन PIA पढ़ बोलोगे, ठीक है। तो इसी तरह से वॉयलेट से क्या उठा लिया? V उठा लिया। इंग्लिश में ये चीज़ पढ़ी है, अभी पढ़ाई है कुछ टाइम पहले, शायद यूनिट 3 में मैंने पढ़ाई थी, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया? ये हो गया आपके पास वॉयलेट, ठीक है। ये आपके पास हो गया वॉयलेट, ठीक है। ये वॉयलेट लाइट आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास आ गई इंडिगो, ठीक है, ये इंडिगो आ गई। उसके बाद ये आ गई आपके पास ब्लू। उसके बाद ये आ गई आपके पास ग्रीन। उसके बाद ये आ गई आपके पास येलो, येलो मतलब, ठीक है। फिर आ गई आपके पास येलो। अगर देखो ये चीज़ें नहीं समझाऊंगा तो फिर बेकार है पढ़ाने का, कुछ भी बात समझ नहीं आएगी, फिर आप मुझसे सवालात ही करते रह जाओगे। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और आखिर में आ गई रेड, रेड लाइट आ गई आपके पास आखिर में। चलो इसका भी R छोटा लिख दो, ये सबके पहले वर्ड बड़े बना दो, ताकि जो ये एक्रोनियम उठाए ना ये पता चल जाए सब बच्चों को, ठीक है। ये G आ गया आपके पास, ठीक है बस। तो इस तरह से ये एक्रोनियम है। समझ गए डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? कभी भी नहीं भूलोगे कि जब लाइट प्रिज्म से गुजरे, वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरे, अपने हिस्सों में टूट जाए, मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाए, तो इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये काम सिर्फ वाइट लाइट करेगी। अगर आप इसमें से ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट गुजारोगे ना तो वो एज इट इज सामने ही आ जाएगी। जैसे कि यहाँ से ग्रीन लाइट गुजारोगे ना तो यहाँ भी ग्रीन लाइट मिलेगी। यहाँ से अगर आप ब्लैक लाइट, तो होती नहीं है, ब्लैक तो अंधेरा होता है ना भाई, कहीं है ना लिख देंगे ब्लैक लाइट। अच्छा, अब यहाँ से अगर ब्लू लाइट गुजारोगे तो यहाँ भी ब्लू लाइट मिलेगी, लेकिन जब व्हाइट लाइट गुजारोगे ना तो यहाँ व्हाइट लाइट मिलेगी। अब यहाँ अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ाऊंगा, ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इतना तो समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, अब आ जाओ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो बिल्कुल यही चीज़ इधर भी लिखी हुई है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। एक्रोनियम मैंने बता दिया इसका क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट स्प्लिट द कलर सीक्वेंस प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम इज इंडिकेटेड बाय द एक्रोनियम VIBGYOR। तो वायलेट कितने कलर्स में टूटी? 7, 4, 3, 7 कलर्स में टूटी, ठीक है। और यही कलर में हमेशा टूटेगी। ऐसा नहीं है कि कोई वाइट लाइट जो है वो कोई और कलर में टूट रही है, जैसे कि आप ले लो पिंक कलर में टूट रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा यही कलर के सीक्वेंस में लाइट टूटेगी। तो इसी तरह से रेनबो नज़र आता है। अब रेनबो कैसे बनता है वो थोड़ा सा आगे है, वो भी बताता हूँ, इसी के बात है, ठीक है। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? इस चीज़ को, ये जो हमारे पास कलर के बैंड आया है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ भी लिख दिया था मैंने, यहाँ भी एक बार और नोट डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? सिंगुलर। स्पेक्ट्रा क्या होता है? प्लूरल। अच्छा, तो की पॉइंट्स की तरह पढ़ा रहा हूँ तो यकीनन आपको हमेशा याद ही रहेगी ये बातें, कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कलर पैटर्न प्रोड्यूस इन द डिस्पर्जन इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये जो कलर पैटर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? द कलर पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाने में ये प्रॉब्लम है कि शायद मैं इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्पेक्ट्रम। अच्छा भाई, समझ गए ना स्पेक्ट्रम? और तो डिटेल में ना जाऊं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्पेक्ट्रम में जो कलर्स आ रहे हैं, हर कलर की एक अपनी खास वेवलेंथ होगी। याद रखना, सबसे छोटी वेवलेंथ वाला जो कलर होता है, सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला जो कलर आपके पास आता है वो आता है आपके पास रेड। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बता देता हूं।
तो याद रखो सबसे कम जो है वो वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके पास वायलेट की। अब दिमाग तो ये कहेगा ना यार, रेड कलर हमेशा खतरे के लिए हर जगह लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेड सिग्नल हो जाए तो ना करो, रेड कलर है तो डरो, रेड कलर से बचो, रेड कलर अच्छा नहीं लगता, रेड कलर इतना पसंद नहीं किया जाता, मर्दों में तो खास तौर पे। अगर कोई रेड कलर की पैंट पहनकर आ जाए तो सब उसी को देखेंगे, वाह यार कितनी अच्छी रेड कलर की पैंट है। तो रेड कलर की शायद कमीज़ें भी कम आपने देखी होंगी, टी शर्ट शर्ट्स भी कम देखी होंगी। बाकी तमाम कलर आपको मर्दों पे मिल जाएंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। पिंक कलर की शर्ट मेरे पास भी है, वहाँ रखी हुई है, तो दिखा तो नहीं सकता क्योंकि कपड़ों का वीडियो तो नहीं चल रही ना कोई। तो रेड कलर की शर्ट तो मेरे पास भी नहीं है, चाहे वो टी शर्ट हो या चाहे वो शलवार कमीज़ हो या शर्ट्स हो या किसी भी किस्म का हो। रेड कलर का तो शायद आपने 3 पीस सूट भी ना देखा हो। तो रेड कलर को तो खतरे की घंटी माना जाता है, तो रेड कलर की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ये जो खतरे की घंटी माना जाता है ना रेड कलर को, ये आपके खून की वजह से माना जाता है। रेड कलर से डराया जाता है, यानी अगर आप ये काम करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका खून निकल सकता है, रेड कलर। लेकिन अगर हम देखा जाए तो रेड कलर जो हमारे पास होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो रखता है, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होती है उसके अंदर। इन सब की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है। आपको फॉर्मूला पता है, E=hf। ये फॉर्मूला है आपके पास जो है, ये प्लैंक्स क्वांटम का ही हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अभी हमने इसे नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये क्वांटम प्लैंक्स की जो थ्योरी थी उससे आया था हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C=f लैम्डा, तो आपको पता है लैम्डा यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ के जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के तौर पे लिखूँ f को, तो ऐसे आएगा मेरे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना के लिखूँ। तो ये चीज़ समझ लो, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। तो ये चीज़ समझ लो, ये जो है वो कंडीशन समझ लो आप, कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये दो रिलेशन एक साथ काम करते हैं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आ रही है, कितनी आ रही है रेड लाइट की वेवलेंथ आपके पास, 650 नैनोमीटर। अच्छा ये राउंड ऑफ करके फिगर दिए हैं, अगर आप कुछ और बुक्स में पढ़ेंगे ना तो ये इतने राउंड ऑफ फिगर नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े से ज़्यादा होती है। 650 से मैंने पढ़ा था एप्टीट्यूड टेस्ट में कि 650 से ये ज़्यादा आ रही होती है, 686 होती है आई थिंक, तो ये राउंड ऑफ फिगर आया हुआ है। नैनोमीटर से मुराद क्या है कि 10⁻⁹, ठीक है। यानी अगर लिखा हुआ है ना कि आपको, अगर ये लिख के दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये लिख के दिया हुआ है ना कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है आपके पास वो है 650 नैनोमीटर, तो इसका मतलब है अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो वो ऐसे बनेगा, क्योंकि प्रीफिक्स आप सॉल्व करा, प्रीफिक्स जो है वो न्यूमेरिकल करते वक्त डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो 650 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, ये है आपके पास। अगर मैं इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं तो ये आपके पास आ रही होगी रेड लाइट की वेवलेंथ। बस आपने तो फिर नैनोमीटर ही याद रखना ताकि आसानी हो जाए याद करने में, तमाम ही आपको नैनोमीटर में दी हुई है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड लाइट की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। देखो अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, याद रखोगे ज़िंदगी भर कि ये मैंने समझा दिया ना आपके लिए, समझ लो ये चीज़ आधी तो आसान कर दी। ये चीज़ मुझे समझ में आने में बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी गया फिर काफ़ी बुक्स पढ़ी तो फिर जाके ये बात समझ में आई। समझ तो पहले ही आ जानी चाहिए थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बस क्या करें, नहीं आ पाई, हमारी गलती, ठीक है। लेकिन एक बार वो होता है ना, जो इंसान खुद भुगत चुका होता है उसको पता होता है कि ये दूसरे ना भुगते हैं, तो इसलिए मेरे साथ हुआ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। अच्छा तो फिर चलो अब यहाँ आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 650 और ऑरेंज की जो है वो है 625, तो 650 ही ज़्यादा होती है ना 625 से तो। अच्छा येलो की है 575, ग्रीन की है 525, ब्लू की है 450, इंडिगो की है 425 और वॉयलेट की है 400। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एनर्जी वाली लाइट या कोई एनर्जी वाला कलर होता है ना वो होता है वॉयलेट।
तो वॉयलेट की जो है आपके पास एज कंपेयर टू रेड लाइट वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो बच्चों एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बात अच्छी सी समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब देख लो ना डिफरेंस कितने का आ रहा है, 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी तो एनर्जी ज़्यादा। आ जाओ, समझ गए डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो समझा दिया पूरा। अब समझो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट। इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हमारी हो गई है ना। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को करते हैं रिमूव, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझा दिया अच्छी तरीके से। डायग्राम्स देख लेना, डायग्राम्स आपने कौन कौन सी देखनी है। एक ही डायग्राम थी जो मैंने बता दी थी, बस और कोई नहीं है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर डायग्राम देखना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, तो अब जो है आपने डायग्राम कौन सी देखनी है, अब आपने डायग्राम देखनी है। बुक मेरे हाथ में इसलिए होती है, मोबाइल तो ये बुक है, मोबाइल में मेरे हाथ में बुक है, कोई सॉल्व नहीं है इसका ना कुछ है। तो ये बुक मेरे हाथ में इसलिए होती है ताकि मुझे पता हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है, कौन सी डायग्राम बतानी है। क्योंकि मेरे पास कोई इंटरेक्टिव पैनल तो है नहीं जिसमें मैं यहाँ पर ही बुक ला दूँ, तो इसीलिए। अच्छा, डायग्राम इतनी अच्छी विजिबल नहीं है फिगर 12.3 में। आपके पास बुक होगी हार्ड कॉपी में तो उसमें देखना। अब ये डायग्राम कुछ इस तरह की है। देखो भाई, होता क्या है, जब बादल होते हैं ना, बादल, तो बादल में तो पता है आपको पानी ही होता है ना। ज़्यादा बादल में सोना जवाहरात तो होता नहीं है, पानी होता है। तो बादल में होता है पानी, बादल के ऊपर होता है सूरज। कभी देखा है कि रेनबो रात के टाइम पे निकला हो? आप बोलेंगे सर नहीं, मैंने भी नहीं देखा ना। आप देख सकते हो, क्योंकि निकल ही नहीं सकता रात के वक्त रेनबो, क्योंकि रात के वक्त सूरज ही नहीं होता। अगर सूरज नहीं होगा तो व्हाइट लाइट कहाँ से आएगी? सूरज से आने वाली लाइट कौन सी है? व्हाइट लाइट। अब वो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इसके बाद टॉपिक है, ठीक है। तो सूरज से आई व्हाइट लाइट, सूरज ने हमें दी अच्छी सी व्हाइट लाइट। चलो अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं। इफ यू मेक अ गुड डायग्राम सो स्टूडेंट विल ऑलवेज टेक अ इंटरेस्ट ऑन योर लेक्चर। तो यहां पर आ गए आपके पास बादल, बादल के अंदर होता है हमारे पास पानी, पानी होता है पानी। तो जब ये बादल से आने वाली लाइट या रेडिएशन जब आके टकराएगी इन पानी से और इन पानी के अंदर से गुजरेगी, तो आपको नजर आएगा एक 7 लाइट वाला रेनबो। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको नजर आएगा इस तरह का बनने वाला आसमान पे रेनबो, जिसको देखकर आपको आएगा बहुत मज़ा। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले आपके पास होगी लाइट, ऊपर से नीचे लिख लो या नीचे से ऊपर लिख लो। सबसे पहले होगी आपके पास वॉयलेट, सबसे पहले आपके पास लाइट होगी वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, और उसके बाद आपके पास होगी ग्रीन के बाद आपके पास होगी उसके बाद आपके पास होगी येलो, ऑरेंज, आखिर में होगी आपके पास रेड। एक्रोनियम की मदद से मैंने इसको लिखा, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस तरह से नजर आएगा। अब उस डॉपलेट के अंदर काम क्या हुआ है? डॉपलेट ने जो है वो प्रिज्म के तौर पे काम किया। अब बोलेंगे सर प्रिज्म तो ट्रायंगुलर शेप का था, ये कैसे? तो देखो, प्रिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल शेप हो। हाँ, अगर आपको कहा है उस तरह का प्रिज्म हो, ट्रायंगुलर शेप प्रिज्म हो, तो फिर वही प्रिज्म होगा। लेकिन अगर सिर्फ लफ्ज प्रिज्म ले रहे हैं ना, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रायंगुलर प्रिज्म मुराद हो। कभी कभार इससे कोई सर्कुलर फॉर्म का प्रिज्म भी मुराद हो सकता है। अब किस तरह का देखा है? एक स्पेयर बॉल सी देखी होगी शीशे की, अगर उससे भी लाइट गुजारोगे ना तो वहां भी वो 7 कलर में स्प्लिट्स होगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास आती है सन से लाइट इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होती है, और फिर ये जो है वो यहाँ बैंड होकर आ जाती है। फिर इस तरह से एक और रे आती है, फिर वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होकर आती है। फिर इस चीज़ के दरमियान 7 कलर्स पैदा हो जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 कलर्स, ठीक है, COLOURS कलर्स, ठीक है। तो 7 कलर्स, इस तरह से ये काम होता है। डायग्राम देखो, बात समझ में आ जाएगी कि सनलाइट आ रही है, सनलाइट कैसी होती है? व्हाइट लाइट होती है। वो आके लगी, रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्रैक्शन हुई, और फिर वो आगे गया। तो पहली लाइट जो मिलेगी वो मिलेगी वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट मिलेगी,
और आखिरी लाइट जो मिलेगी वो मिलेगी रेड, और उसके बीच में जो है वो और लाइट्स आपके पास मौजूद होंगी। इस तरह से ये काम हुआ। ये मैंने बनाया वाटर ड्रॉपलेट बनाया मैंने, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट। तो ये मैंने बना दिया वाटर का ड्रॉपलेट, यानी पानी की बूंद बना दी। तो इस तरह से ये काम हुआ। अब तो याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं ना। चलो, तो सन बना के भी समझा दिया। ये हमारे सन भाई हैं, ये हमारे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट है। और बादलों में किस तरह काम हुआ बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पढ़ के बता भी देता हूँ। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके बाद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेनबो इज वन ऑफ नेचुरल मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन व्हेन a rainbow appears it serves as an excellent demonstration of light dispersion and further evidence that visible light has a spectrum of wavelength। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर जो ये बात कह रहे हैं ना कि विजिबल लाइट हैज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, तो यानी मैंने आपको बताई थी अभी बात कि हर लाइट की एक ख़ास वेवलेंथ होती है हर लाइट की। जैसे रेड लाइट की बताई आपको मैंने कि 650 थी नैनोमीटर, और उसके बाद जो वायलेट की थी वो 450 थी। तो हर लाइट की आपको एक ख़ास वेवलेंथ मिलेगी और हर कंडीशन पे यही रहेगी। ये याद रखना, जो सन के ज़रिए से, जो ड्रॉपलेट के ज़रिए से रेनबो बनता है ना, ये नेचुरल होता है। नेचुरल लाइट मतलब नेचुरल तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। मतलब इस पर आप कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं डाल रहे होता है, नेचुरली सन से लाइट आती है और ये काम खुद ही हो जाता है। एक तो वो काम होता है कि आप लाइट मार के ये काम कर रहे हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये नेचुरली हो रहा होता है, जो आपको नज़र आता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो अगर इंटरेक्टिव पैनल होता तो वो मैं दिखा भी देता। तो बाकी तमाम चीज़ें यही लिखी हुई हैं कि उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होती है, जो कि मैंने आपको इन डिटेल बता दी। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखिए पहले तो बेहतर ये था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दी जाती, फिर उसकी स्पीड को पढ़ाया जाता। लेकिन ये भी बुरी बात नहीं है कि पहले आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दी जाए। एक ही बात है, कोई ज़्यादा कोई लंबा मामला नहीं है उसकी स्पीड पढ़ा देना। हमेशा याद रखना यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके पास, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आपके पास 3 × 10⁻⁻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 ⁻
सेकेंड। ये होती है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारे पास क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हो। और याद रखना लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो है एक कंपोनेंट है। अभी बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, वो नीचे पढ़ेंगे। Electromagnetic wave are radiate out when charged particle oscillate. For example, vibrating atom in a hot glowing bulb filament emit infrared and visible light in the house. देखो भाई, आपके पास कैसे पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा किया जा सकता है। एंटीना के अंदर पैदा किया जा सकता है, एक बल्ब के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही होती है। कैसे कि जब एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसे होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ। अब ये जब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट का मतलब ऑक्सीलेशन करेगा, यानी ऊपर नीचे मूव करेगा। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ये ई लिख लो, ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी के परपेंडिकुलर 3D बना रहा हूँ, 3D, ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर सेम इसी एम्पलीट्यूड पर आपके पास, थोड़ा सा इसको बेहतर ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के परपेंडिकुलर इसी के साथ आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। तो इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा बन गया थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है।
अच्छा ये मैंने सर्कल नहीं बनाया है, ये मैंने थोड़ा सा 3D समझाने की कोशिश की है आपको। तो इसको अगर आप डायग्राम में देखो ना तो आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे पास 2D बोर्ड है ना, तो ये 3D डायग्राम इसमें समझ में आ जाएगी क्योंकि वो 2D बना हुआ है। तो इसीलिए शायद 2D बना होने की वजह से आपको समझना आए। ये मैंने इसके सामने बनाया है, इसके नीचे नहीं बनाया, उसके सामने। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, तो इसके ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है मैंने, इस तरह से बनाई है, ऐसे 90 के एंगल पे बनाई है। अगर यूं देखना चाहो तो यूं देख लो, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, इसमें देख ले, तो ये देख लो, ठीक है, इस तरह से होती है। फोकस कर देता हूँ, ठीक है, आई होप फोकस हो गया होगा, नहीं हुआ तो और कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से होती है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको थोड़ा और बेहतर बना दो ताकि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे पास बोर्ड 2D है, तो इस तरह से एक एक्सिस बनेगा, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, इसी के परपेंडिकुलर यूं करके, इसी के परपेंडिकुलर सेम एम्पलीट्यूड पे आपके पास जो है वो, इसी के परपेंडिकुलर सेम एम्पलीट्यूड पर आपके पास जो है वो, आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं, फिर वही बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब एमएफ लिखता था ना मैं, एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ सकते हो उससे आप, शॉर्ट फॉर्म। तो ये इस तरह से पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपके पास उसकी स्पीड होती है ना, यानी वो जिस स्पीड से मूव करती है वो होती है 3 × 10 की पावर प्लस 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, ऊपर लिखा है मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो इसके बाद वाले टॉपिक में डिटेल में है। अब आ जाओ करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है और ये ट्रांसफर वेव होती है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ये आगे वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अब आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका नंबर 1। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। आई होप डायग्राम साफ सुथरी नहीं बन सकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि उसके लिए 3D चाहिए ना मेरे पास, तो बहुत 2D है। मैं बार बार यही जो है इसको वाजे कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो सबसे पहले कहते हैं रूबी लेज़र। रूबी लेज़र आप इंशाल्लाह क्लास फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ोगे। एक खास कलर का लेज़र होता है जिससे रेड लाइट निकलती है, इससे रेड लाइट निकलती है। अच्छा, तो कहते हैं कि रूबी लेज़र इमेट द बीम ऑफ रेड लाइट, यानी रूबी लेज़र से रेड लाइट निकल रही है, ये कह रहे हैं यहाँ। हैविंग अ वेवलेंथ, तो रूबी लेज़र की जो वेवलेंथ है वो कितनी है। अच्छा, तो रेड लाइट देख लो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वेवलेंथ की निकली है, यानी वेवलेंथ बढ़ गई है। तो ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो हमारे पास लाइट होती है ना उसमें बैंड होता है पूरा कलर का, यानी एक वेवलेंथ से खास वेवलेंथ तक। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेड लाइट है, तो आपने देखा होगा ना कभी रेड कलर बहुत डार्क होता है, कभी लाइट होता है, तो ये वेवलेंथ की वजह से हो रहा होता है। समझ लो एक रेड लाइट है मेरे पास इस तरह की, तो इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। तो इसकी जो आपके पास वेवलेंथ शुरू हो रही होगी ना वो 650 से 700 तक लगा लो, चलो 600 ही लिखो, 965 तक होगी। तो ये एक बैंड होगा, इसके अंदर जो है वो 651 की वेवलेंथ भी आ रही होगी, 652 की वेवलेंथ भी आ रही होगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाएगी तो रेड लाइट पे में भी ना फर्क पड़ता जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो डार्क कलर होगा ना रेड लाइट में वो इस वेवलेंथ पर होगा, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ पे सबसे लाइट कलर आ रहा होगा आपको रेड लाइट का। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होता है समझने के लिए, लेकिन ये हमारे पास डिटेल में नहीं है। डिटेल में होता तो मैं समझाता। जो बच्चे हेलिडे रेसनिक पढ़ते हैं ना, आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जो हेलिडे रेसनिक पढ़ते हैं उनको फिजिक्स पढ़ने में वाकई मज़ा आ जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ उससे कुछ ना कुछ देखता रहूँ, तो उसी से देखता हूँ ज़्यादातर जब भी फिजिक्स के बारे में देखना होता है। तो देखो भाई, नैनो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को आप नहीं इस्तेमाल करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। आप क्या करते हो 10⁻⁻⁹ मीटर ऐसे लिख दोगे तो भी बेहतर है, लेकिन इस पॉइंट को अगर यहाँ मूव करा दोगे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 9 है ना, कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाते हो तो ये जो वैल्यू होती है ना ये कम हो जाती है, -7 मीटर। अब कितना कम होती है, जितना आप पॉइंट को आगे मूव कराते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 मूव कराया ना, तो इसमें से फिर 9 को 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
देखो ये जो माइनस साइन है ना, ये बता रहा है कि जीरो आगे लगेंगे। ये माइनस साइन इसीलिए नहीं है कि नेगेटिव में चीज़ है, नहीं, ये बताता है माइनस साइन के जीरो आगे की तरफ लगेंगे। माइनस साइन कभी हमें ये बता रहा होता है कि चीज़ जो है वो अवे जा रही है, माइनस साइन कभी हमें ये बताता है कि ये चार्ज नेगेटिव है। तो माइनस साइन का आना हर जगह पर अलग अलग मायने रखता है, ठीक है। जो आपके पास माइनस साइन के मायने जो है वो काइनेटिक या डायनेमिक्स में है, उसके बिल्कुल अलग माइनस साइन के मायने जो है वो आपके पास कूलम्स लॉ में आएंगे और दूसरी चीज़ों में आएंगे। तो ये माइनस साइन हमें बहुत सारी चीज़ों को डील करता है हमारे साथ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा माइनस साइन। तो बस ये अब मैंने इसको लिख दिया है, इन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लो या और मीटर सेकेंड इनवर्स लिख लो, सेम डील होगा। अच्छा, पता करने के लिए क्या कहा आपको, पता करने के लिए कहा था फ्रीक्वेंसी, कह रहे हैं ना कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पता करना है। सोल्यूशन, अच्छा हमने फॉर्मूला पढ़ा था C = F लैम्डा, पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों में पढ़ा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। तो इससे तो एक इस फॉर्मूले का तो एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा बोर्ड के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऐसे हो गया, लैम्डा को मैं उधर ले गया। C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ और लैम्डा क्या है आपके पास, लैम्डा ये रहा आपके पास 6.943 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये आएगी आपके हर्ट्स में, क्योंकि आप तमाम यूनिट्स जो है वो SI में डाल रहे हो, तो इसका यूनिट भी SI में आएगा। तो इसकी मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करता हूँ। अब देखो बहुत से बच्चे मुझे ये सवाल करते हैं कि सर ये कैलकुलेशन आपने कैसे की। देखो मैंने 3 × 10⁸ 6.943 10⁻⁻⁷ कैलकुलेटर से करा, ठीक है। अब आप बोलते हो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बोर्ड में, तो देखो बेटा वो बोर्ड वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन इसको अगर मैं बगैर कैलकुलेटर के करूँगा ना, तो जितनी देर में मैंने पूरा लेक्चर दिया उतनी देर में सिर्फ इसका सोल्यूशन मिलेगा मुझे। बस वाकई यही बात है, अगर मैं करके दिखाना चाहूँ तो उधर या कोने में इधर कर लूँगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेटर की मदद से करो। अब सिंपल कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होता नहीं है हमारे पास, तो वहाँ जाके हम भी फंस जाते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर साइंटिफिक की यूज़ होता है। तो मैंने ये साइंटिफिक से किया है, याद रखिएगा, मैंने सिंपल कैलकुलेटर से इसका आंसर नहीं निकाला है। तो वो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिंपल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो सिंपल कैलकुलेटर से ये नहीं होगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं आपके पास क्या आ रहा है। 1 मिनट, इसका आंसर जो है मैं शिफ्ट करके ले आऊँ, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है, इसको ऊपर ले जाओगे ना तो ये 7+ का भी हो सकता है, अगर ऊपर ले जाओगे। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 4.32 10⁻14 हर्ट्ज़, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका आंसर खुद भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं तरीका बता देता हूँ करना कैसे होगा। इधर देख लो, ये कैलकुलेटर है, 3 ये ऑप्शन दबा दो, ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8, उसके बाद डिवाइड में डाल दो 6.643 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है कैलकुलेटर को ऐसे रखा हुआ था, तो मेरा आंसर ये आ गया, देख लो, नज़र आ रहा है ना, एक बार देख लो, ठीक है। देखो यही आंसर आ रहा है फिक्स, बिल्कुल भी कोई आगे पीछे नहीं है। तो इस तरह से इसका जो है वो आंसर हुआ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ मेरा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो कि टॉपिक 12.1 पे था। इसके बाद जो नया टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है 12.2 का, उसको भी डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी उसकी भी। तो ग्रुप की फ़ीस 1000 है, साल में एक बार देनी है। जिन बच्चों ने ऐड होना है वो ऐड हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।